हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि हम लोग सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे थे और आज हम लोग फिर से एक नए क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का सीडीपी के 30 क्वेश्चंस है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 2 पेपर 2 का हम लोग जो है वो सीडीपी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि छात्र असहिष्णुता होते हैं, वह वेदों को स्वीकार नहीं करते। तो ये तो नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि बच्चों को जो है बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे विभिन्न प्रकार से सीख सकते हैं, है ना। कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं, कोई बच्चे ज़्यादा बेहतर होते हैं उसके लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। पहला है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। तो उससे क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है। तो क्या वो लिखने का परीक्षण कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। ये भी नहीं होगा। तीसरा है, विद्यार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रहा है। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है चौथा है कि रचनात्मक आकलन कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक समाधान की तार्किक सुसंगत का परीक्षण करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्व व्यक्त करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा। तो पहला है, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग ना होना। ये तो नहीं होगा। दूसरा है, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु अध्यात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। यह भी नहीं होगा। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो हकलाने की से किससे निपटा जा सकता है। तो जो बच्चे होते हैं अटक अटक के बोलते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला दिया हुआ है परिणामकारी वाक्य, है ना, पैराग्मेटिक स्पीच, या लंबित वाक्य, या अनुश्रुत वाक्य, या प्रवर्तित वाक्य।
तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रोलोंगेड स्पीच जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने में अशक्त डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगम नात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिवर्ग गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? तो किस प्रारूप से संबंध है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उच्चारात्मकता प्रयुक्त, ये तो नहीं होगा। दूसरा है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, ये भी नहीं होगा। तीसरा है संग्रथित अधिगम इमीडिएट लर्निंग, यही होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां क्या है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। जी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि व्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैधतापूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त कर ले। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। 4 दिया हुआ है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो किसको दर्शाएगा, एक समावेशी कक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो देखते हैं कौन सा उपयुक्त है। पहला दिया हुआ है कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा ऑप्शन ओवरलैप हो गया है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उससे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो कौन सा है? तो देखते हैं। पहला है ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या पर स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, या फिर विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, ये तो नहीं होगा। अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिगम अक्षमता क्या है ना। तो अधिगम अक्षमता क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, हाँ ये तो हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है पठन अक्षमता के प्रायर है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सामान्य समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां
केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धता पर बल दिया जाता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है परिवर्तनशील लचीलापन पाठ्यचर्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण उपलब्ध है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद है, तो क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हुए, या फिर कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, या फिर अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये था ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर। ये बोला जा रहा है कि जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। जी हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, ये तो नहीं होगा। उसे बार बार की जाने वाली तथा त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? तो कौन सा भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनाओं की आलोचना, या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, या फिर भावनाओं के प्रति जागरूकता, या फिर भावनाओं का प्रबंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भावनाओं की आलोचना को करता है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये बोला जा रहा है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान दैविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? तो अनुकूलन के स्तर से, या विचारों का घनत्व से, या समयांतराल से, या फिर भावनाओं की प्राकष्ठा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये अनुकूलन का स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो कौन सा समर्थन करता है? ये संज्ञानात्मक करता है, या मानवीय करता है, या व्यवहारवादी करता है, या फिर समाज सांस्कृतिक करता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारवादी होता है। नेक्स्ट है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो यह लर्निंग के किस अधिगम से सिद्धांत से है संबंध है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये बोला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है रचनावादी, कंस्ट्रक्टिव, ये तो नहीं होगा। सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सोशल कंस्ट्रक्टिव होगा, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है?
तो कौन सा सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है, देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े होने की अनुमति देना, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे आकाश देना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डपटना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जी है, सही हो सकता है। बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इसमें बोला जा रहा है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगी। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया। तो बच्चे जो है कुछ को अनुभव हो जाता है कि इससे क्या दिक्कत हो सकता है, तो उस टीचर ने किस तरीके से अनुभव लगाया कि उससे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है विकास निरंतरीय होता रहता है, या फिर अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, या फिर विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, या फिर विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट होगा, चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 इसका, इसमें देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो कौन सा कथन समुचित है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं कि भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रवृत्ति की भूमिका पर आधारित है, या फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद दिया हुआ है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रवृत्ति की भूमिका पर आधारित है। तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही है जो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या निहित है। पहला दिया हुआ है कि परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बोला जा रहा है कि बालात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को नहीं निकाला जा सकता है। तो कौन सा नहीं निकाला जा सकता है, तो पहला बोला जा रहा है खोजपूर्ण अधिगम को, ये तो नहीं होगा। दूसरा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को, ये हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये तो नहीं होगा। उसके बाद व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण हैं। तो कौन सा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, यही जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि डैश कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, दूसरा सामाजिक व रचनात्मक होना चाहिए, या पारंपरिक होना चाहिए, या रचनात्मक होना चाहिए। तो ये जो है सामाजिक और रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है 27 नंबर। इसमें बोला जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं किसी जाति धर्म रंग क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, ये नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है समान शिक्षा पाने के लिए अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, तो जी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो कौन सा है? अहं केंद्रित भाषा, या फिर विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक विचार रचना, या फिर आनुवंशिकता, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर को बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो कौन सा समर्थन करता है? तो ये देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं, या फिर दूसरा अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए, या फिर मस्तिष्क के एक भाग में हुए क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो ये तो नहीं होगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मस्तिष्क के भाग में हुए क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता के प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, है ना। तो ये था हमारा आज के 30 महत्वपूर्ण सीडीपी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। तो मैक्सिमम जो है सीटेट में इसी तरह के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो जिसको हमने आज डिस्कस किया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।